नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आप ये आवाज, ये शोर सुन रहे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद फिर से सहालग जिसे कहते हैं, लगन जिसे कहते हैं, वो शुरू हो जाती है और कोई बारात मेरे घर के ठीक बगल से गुजर रही है। अभी कुछ हमारे सुधी श्रोता इस पर टिप्पणी भी करेंगे कि साहब बारात की आवाज आ रही थी। खैर, थोड़ी देर में जब ये बारात दूर हो जाएगी, आवाज अपने आप कम हो जाएगी, पटाखे भी बज रहे हैं। आज का वाकया बिल्कुल हालिया है, 2-3 दिन पहले का है। आज का वाकया उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से। झांसी कोतवाली में 13 जनवरी को छोटू नाम के एक आदमी ने एक गुमशुदगी लिखवाई और ये लिखाया और ये बताया कि मेरे बड़े भाई अरुण परिहार, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की थी, शाम को कहीं निकला और अभी तक लौट कर नहीं आया। छोटू ने यह बताया कि हमारी और मेरे भाई अरुण यानी हम दोनों की एक दुकान है विकास भवन के सामने। हम दोनों लोग दुकान बंद करके घर आए थे, नहा धोकर वो फिर कहीं निकला। सामान्य रूप से जाते समय वो बता के जाता है, लेकिन उस दिन उसने नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। उसका हुलिया, कपड़ा, क्या उसके नाक नक्श हैं, ये पूरी बात गुमशुदगी में भाई छोटू ने लिखवा दी। पुलिस ने छोटू का नंबर लिया, उसके जो गुम हुआ था अरुण परिहार, उसका नंबर लिया। किसी पे शक होने की बात पूछी, किसी पे शक उसने नहीं बताया। ये भी पूछा कि जवान है, 22 साल का है, किसी से कोई प्यार मोहब्बत इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं कि उसके साथ चला गया हो। छोटू ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं साहब, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बात हुई 13 जनवरी 2022 की। 14 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले के उन्नाव बालाजी मंदिर, जो करीब करीब 17 किलोमीटर है दतिया के जिला मुख्यालय से, एक बड़ा भव्य मंदिर है, दतिया बालाजी सूर्य मंदिर शायद कहते हैं। और उसके ठीक सामने एक पहुंच नदी है। ऐसी मान्यता है कि उस नदी में नहाने के बाद चर्म रोग यानी स्किन डिसीजेस जो हैं वो दूर हो जाती है। मेला भी लगता है, लोग आते जाते भी हैं। कस्बा पड़ता है उन्नाव, दतिया जिले का उन्नाव कस्बा, और जगह का नाम उन्नाव बालाजी, नदी का नाम पहुंच। उन्नाव पुलिस को 14 जनवरी 2022 को ये सूचना मिली कि पहुंच नदी पर एक किनारे पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया, बाहर निकाला, पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करते समय दाहिने हाथ पर उसके अरुण लिखा हुआ था, जो पहले गुदना टाइप का होता है था, उस तरह से यह टैटू था, लेकिन नाम उस पर अरुण लिखा हुआ था। स्थानीय अखबारों में ये खबर छपी।
और ये बात धीरे धीरे झांसी में अरुण के परिवार को भी मिल गई। बहुत दूर नहीं है, झांसी लगभग अंतिम जिला है उत्तर प्रदेश का, और उसके तुरंत बाद दतिया पहला जिला है मध्य प्रदेश का। बहुत ज़्यादा लोगों का दतिया आना जाना भी है, पीताम्बरा पीठ भी है वहाँ। बहरहाल जैसे ही इन लोगों को पता लगा कि एक लाश जिसके हाथ पे अरुण लिखा हुआ है, ये कपड़ा पहने हुए है, शंका घर वालों को हो गई, हो न हो ये अरुण की ही लाश होगी। ये बात शाम को पता लगी, रात में ही परिवार रवाना हो गया उन्नाव के लिए, उन्नाव बालाजी मंदिर के लिए। थाना भी है उन्नाव। वहां पहुंचकर थाने पर 15 जनवरी को पहले थाने के अधिकारियों ने फोटोग्राफ दिखाई। फोटो देखते ही घर वाले पहचान गए कि ये अरुण की ही लाश है। सुबह मॉर्चरी पहुंचे, पोस्टमार्टम हो चुका था, बॉडी डिस्पोजल के लिए रखी गई थी। देखते ही तुरंत पहचान गए कि ये अरुण की ही लाश है। वहां से पोस्टमार्टम के बाद लाश सुपुर्दगी में दी गई। तमाम कागजात देखे जाते हैं कि आप ही का वारिस है कि नहीं है। परिजनों को लाश दे दी गई और वो लौटकर वापस झांसी आ गए। झांसी में परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी पंचनामा, बाकी चीजें जो वहां पता लगी थी, वो सब थाना कोतवाली में जमा की। 302 यानी हत्या का मुकदमा लिखा गया। घर वालों ने पता करना शुरू किया। छोटू ने चारों तरफ घूम के कि शाम को आखिर गया कहां था। यह पता लगा कि शाम को नंदराम के यहां, यानी 12 जनवरी की शाम को नंदराम के यहां कोई पार्टी थी, जिस पार्टी में एक फोन आने पर वो शामिल होने गया था। ये बात पुलिस को बताई गई। तब तक पुलिस के पास सीडीआर भी आ गई थी। सीडीआर में उसके घर पहुंचने के तुरंत बाद ऋतिक नाम के आदमी का फोन आया था। ऋतिक नाम के लड़के का फोन आया था। जिस नंबर से फोन आया था और तुरंत अरुण परिहार वहां चला गया था, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो वो ऋतिक निकला। ऋतिक को पुलिस ने उठा लिया। ऋतिक से पूछा गया कि तुमने फोन किया था? उन्होंने कहा, हाँ साहब मैंने फोन किया था। मुझसे नंदराम ने कहा था कि तुम बुला लो, मेरे घर पर पार्टी है, तुम अरुण को पार्टी में शामिल होने के लिए मेरी तरफ से बुला लो। इसलिए मैंने बुला लिया था। मुझे और कहीं जाना था, मैं खुद पार्टी में नहीं शामिल हो सका। लेकिन जब मैं बाद में पार्टी में पहुंचा, पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर में ताला बंद था। शुरुआत में मैं गया जरूर, लेकिन उसके बाद घर में ताला बंद था। पुलिस के भी कान खड़े हुए। फौरन नंदराम के यहां पुलिस पहुंच गई। वाकई नंदराम के घर पर ताला बंद था। पुलिस ने, और परिजन भी नहीं थे, पुलिस ने ताला तोड़ा। भीतर पार्टी के अवशेष मौजूद थे। आप समझ ही सकते हैं क्या क्या चीजें रही होंगी। पुलिस ने उसके बाद ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू की। तब जाकर नंदराम, उसकी पत्नी मीना वंशकार, विशाल वंशकार, विकास ठाकुर और चंद्रपाल अहीरवार पुलिस ने एक एक करके उठा लिए। जब ये थाने पर आ गए
तो सभी ने बताया कि ये सारा काम अंकित और उसके भाई का है। छोटू का, अंकित और छोटू का है। पुलिस ने छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया। बातचीत शुरू हुई। सीधे तरीके से या साधारण तरीके से तो कोई बता नहीं से रहा। बहरहाल वही पुलिस ने किया जो वास्तव में पुलिस को करना चाहिए। सच बुलवाने के लिए, सच उगलवाने के लिए, सच कहलाने के लिए पुलिस वही करती है जिस पर पुलिस के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। बहरहाल धीरे धीरे बातें खुलती गईं। बातों से ये पता लगा कि बड़ा गांव गेट के बाहर अंकित और छोटू का परिवार रहता है और साथ में उनकी एक बहन भी रहती है। अरुण और अंकित गहरे दोस्त थे। अंकित दिव्यांग था। दोस्ती के कारण अरुण का अंकित के घर आना जाना था। धीरे धीरे अरुण की निगाह अंकित की बहन पर पड़ गई और लगभग 2 साल से अंकित और अरुण के बीच संबंध चल रहे थे। लेकिन यह सही है कि घर वालों को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। लड़की जवान हो रही थी। हो सकता है घर की महिलाओं को कुछ आइडिया लगा हो। 8 जनवरी को लड़की की सगाई तय हो गई। लड़की की सगाई एक होटल में की गई, पलक पैलेस में, 8 जनवरी को। तमाम रिश्तेदार आए, तमाम लोग इकट्ठा हुए, गाना बजाना शुरू हुआ, रस्मों रिवाज शुरू हुई। इसी बीच अरुण को यह पता लगा कि उसकी सगाई हो रही है। वो भागता हुआ भीतर आया। जिससे सगाई हो रही थी वो मंगेतर जिसे आप कहें वो, और लड़की डायस पर बैठे हुए थे। नीचे जो नौजवान लड़के लड़कियां थीं वो डांस कर रहे थे डीजे पर, और पूरा परिवार हॉल में खचाखच बैठा हुआ था। अरुण परिहार सीधा डायस पर पहुंच गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और खींचने लगा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ये सगाई करने की। थोड़ी देर में अंकित और उसके भाई छोटू और तमाम उस उम्र के जो रिश्तेदार थे उन्होंने देखा। वो हतप्रभ रह गए। बहरहाल लड़की के हाथ को अरुण से छुड़ाया गया। क्योंकि वीडियोग्राफी भी हो रही थी इसलिए अरुण बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये शादी नहीं हो सकती, ये सगाई नहीं हो सकती, ये हमारी है, दूसरा कोई कैसे ले जाएगा। इस तरह की बातें बहकी बहकी वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। इतना सुनना था कि मंगेतर भी डायस से उठ गया। उसने कहा, मैं ही क्यों करूंगा ऐसी लड़की से शादी जिसका पहले से कोई संबंध है, और वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। लड़के वालों ने अपना अलग होकर बात की और ये कहा कि हम ये शादी नहीं कर सकते। इसी बीच नौजवान लड़के सब खींच के अरुण को बाहर ले गए। दोनों परिवार फिर से बैठे और कहा, लोगों ने कहा, साहब पागल है, ऐसा है वैसा है, ऐसे ही हरकत करता रहता है, दोस्त है। बहरहाल
सगाई की रस्म तो पूरी हो गई, लेकिन लड़की के परिवार की घोर बेइज्जती हुई अरुण की वजह से। अंकित अपने दोस्त अरुण के इस व्यवहार से बहुत परेशान हुआ, बहुत जिसको कहते हैं गुस्से से लाल हुआ। उसका भाई भी गुस्से से लाल हुआ और उसी दिन इन्होंने तय कर लिया कि अगर हम इसे मार नहीं देंगे तो आगे के लिए हमें बहुत दिक्कत होगी। पूरा प्लान बनाया गया और 12 तारीख मुकर्रर कर दी कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नंदराम के यहाँ पार्टी रखी गई और ऋतिक को उसे बुलाने का जिम्मा दिया गया। ऋतिक उसकी दुकान पर आता जाता था। उसकी बात सुनकर नंदराम के यहाँ अरुण परिहार आ गया। बहुत दूर नहीं रहते थे ये लोग, तालपुरा के नेहरू पार्क के पास रहते थे। आ गए, खूब वहां पर पार्टी हुई, जैसी पार्टी होती है, आप समझ ही सकते हैं। पीने पिलाने का कार्यक्रम हुआ, खाने का कार्यक्रम हुआ, डीजे पर अपना लोग नाचे गाए। 10-12 लोग पार्टी में जो दोस्त लोग थे वो शामिल थे। और जब पार्टी खत्म होने के कगार पर थी और ऐसा लग रहा था कि अरुण भी नशे में हो गया है, पहले से तैयार रखा हुआ कंबल उसके ऊपर ढका गया और उसके बाद दह तेरे की लह तेरे की दह लाठी दह डंडा, कुल 9 लोग उस पर पिल पड़े। जब वो बेहोश होकर गिर गया तो उसी कंबल से उसका मुंह दबाकर और गला दबाकर हत्या कर दी। नंदराम ने अपनी पूरी फैमिली को कहीं बाहर भेज दिया। एक गाड़ी पर अरुण परिहार की लाश रखी गई और 4 लोग वहां से उन्नाव बालाजी की तरफ रवाना हो गए। उन्नाव बालाजी पहुंच नदी में उतारकर, थोड़ा जंगल सा है वहां पर, इसे नदी में फेंका। उसके बाद गए, उन्नाव बालाजी का दर्शन किया और घर लौट आए। यानी इस बेइज्जती के ठीक 4 दिन बाद 8 को सगाई हुई थी। सगाई में अरुण ने हंगामा किया था और 4 दिन बाद यानी 12 तारीख को अरुण की हत्या हो गई। एसएसपी राजेश एस ने इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी फोटोग्राफ मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बात बताई और ये बताया कि इस हत्या का सूत्रधार अंकित का भाई नितिन, इन लोगों का पूरा नाम अंकित बाथम और नितिन बाथम, और राहुल भगत, ये फरार हैं। बाकी घटना में शामिल सभी अभियुक्त जिन्होंने मार पीट, हत्या और लाश के डिस्पोजल में भाग लिया था, इन सब की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें अंकित, नंदराम, उसकी पत्नी बीना वंशकार, विशाल वंशकार, विकास ठाकुर, चंद्रपाल अहिरवार, ये सब गिरफ्तार हो गए और इनकी गिरफ्तारी अभी 16 तारीख को हुई है। कल यानी 17 को ये जेल भेजे गए। आज की घटना, अंकित और अरुण दोस्त थे।
अरुण का अंकित के घर आना जाना था, दोस्त ही थे, आना जाना था। अंकित की बहन अंकित से थोड़ी छोटी थी, यानी घर में जवान बहन थी, फिर भी दोस्तों के आने जाने पर कोई रोक नहीं थी। और जब कोई रोक नहीं थी तो फिर वही हुआ जो होना था। आप जो हमारे सुधी श्रोता हैं, अपराध की पुरानी घटनाएं बताते समय जहां इस तरह के मामलों में अपराध हुए हैं, खासकर हत्या के, उसमें मैंने सलाह भी दी थी, आगाह भी किया था कि जिस घर में बच्चियां, महिलाएं, बहनें, बहुएं रहती हूं, वहां पर हम उम्र दोस्तों के आने जाने पर या तो प्रतिबंध रखिए या फिर ऐसा आना जाना उनका रहे कि उनकी नज़र इन पर न पड़े। और फिर अगर आना जाना है, पारिवारिक मानते हैं, तो इस पर कड़ी नज़र रखिए। कड़ी नहीं, बहुत कड़ी नज़र रखिएगा। मुझे उन घटनाओं के नंबर याद नहीं हैं, वो एपिसोड नंबर याद नहीं है। तमाम सुधी श्रोता हैं जिन्हें अच्छी तरह से एपिसोड नंबर्स याद हैं। मुझे याद है कि इस मामले में 2-3 मेल हमारे पास आए थे और थोड़ी नाराजगी में उन्होंने लिखा था कि क्या करें, क्या बच्चियों को ताले में बंद रखें, क्या लड़कियों को घर से निकलने ही न दें, निकलेंगी कोई न कोई देखेगा, कौन कैसे देख रहा है, क्या उसके दिमाग में, ये कैसे पता लगेगा। मैंने जवाब भी दिया था, कुछ को कमेंट बॉक्स में, कुछ को मेल में, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ध्यान रखने की बात है। कौन बिना बात के दिन में 2 बार आ रहा है, कौन हफ्ते में 3 बार आ गया है, केवल हालचाल लेने आ रहा है, दोस्त का हालचाल लेने आ रहा है, मिलने आ रहा है। थोड़ी सी सतर्कता रखिए, जागरूक होइए, नजर रखिए। और जब अचानक किसी फोन के आने पर आपके घर का लड़का या घर की लड़की कोई बहाना बना के बाहर जाने की बात करे, तब और नजर रखिए। तो यही सलाह मैं फिर दूंगा कि अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसकी आमद रफ्त आपके घर में, जहां पर नौजवान लड़कियां, बहुएं, महिलाएं रह रही हैं, उनकी आमद रफ्त अगर ज्यादा है तो जरूर निगाह रखिए और सख्त निगाह रखिए, वरना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।